जिसने सीजन 4 एपिसोड 2 नहीं देखा वो पहले एपिसोड 2 देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तुलना में लूमिनस के लिए ये सब बहुत आसान था। अपनी जबरदस्त मैजिकल पावर से वो जितनी बार चाहती स्पेशल मोशन कर सकती थी। तो बस उसने पूफ करते हुए घर वापस लौटने का तरीका अपनाया। लगता है म्यूजिशियन एक्सचेंज पर चर्चा करने के लिए बाद में मुझसे संपर्क करेगी। वहीं हिनाता अभी भी हमारे शहर में थी। वो हमारे चर्च में बच्चों को पढ़ते हुए देख रही थी और बैटल ट्रेनिंग में मदद कर रही थी। अभी हमारे पास बच्चों के लिए सही टीचर नहीं था। हिनाता अपने पलाडिन्स के साथ वेस्टर्न नेशंस में शांति बनाए रखने में बिजी थी, लेकिन अब हम भी उनके कुछ हिस्से, खासकर दक्षिणी हिस्से की जिम्मेदारी ले रहे थे, जिससे उसके शेड्यूल में थोड़ा समय निकल आया। अगर तुम चाहो तो क्या बच्चों को थोड़ा गाइड करोगी? मैं मैजिक और बाकी चीजों में ठीक हूँ, लेकिन टीचिंग में उतना अच्छा नहीं हूँ। हाँ, क्यों नहीं। इस शहर को मैंने अपने वॉप पोर्टल डेस्टिनेशन में ऐड कर लिया है, तो जब भी फ्री रहूंगी उन्हें देख लूंगी। उसने खुशी खुशी मेरी रिक्वेस्ट मान ली और यकीन मानो मैं बहुत खुश हुआ। सच कहूं तो मैंने बच्चों को वापस भेजने का कोई इरादा नहीं रखा था। अब जब मुझे यूकी को लेकर शक हो गया था तो मुझे लगा कि बच्चों को थोड़ी देर किंगडम ऑफ इंग्लिशिया से दूर रखना बेहतर रहेगा। इसलिए मैंने उन्हें टेम्पेस्ट बुला लिया और शुक्र है कि फेस्टिवल एक अच्छा बहाना बन गया। उनकी स्कूल ट्रांसफर पहले ही हो चुकी थी और ये मेरे लिए सही मौका साबित हुआ, क्योंकि इंग्लिशिया के अकादमी में उनके लिए गाइडेंस देना मुश्किल हो रहा था। अब जब मैंने उन्हें उनके एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ मिला दिया था तो वो काफी स्ट्रांग हो गए थे। वो किसी भी नॉर्मल टीचर के लिए थोड़ा ज्यादा थे और अब उन्हें एक सही इंस्ट्रक्टर की जरूरत थी। यूकी ने खुद कहा था कि पलाडिन्स और स्पिरिट्स का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। मैंने बातचीत के दौरान थोड़ा स्पिरिट्स की तरफ टॉपिक घुमा दिया था, लेकिन अब सोचता हूँ तो शायद उसे मेरी प्लानिंग के बारे में पहले से ही पता था। मुझे लगता है मैंने ये सीक्रेट रखने की कोशिश की थी। रिपोर्ट, तुम ये सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, मानता हूँ मैंने गलती की। और मेरी ये बकबक राफेल को थोड़ी परेशान कर गई। मतलब यार, ये बात तो किसी न किसी दिन सामने आनी ही थी। तुम इस पर इतना फोकस क्यों कर रहे हो? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। राइट, सॉरी। मुझे पहले से ही यूकी के बारे में कुछ अजीब बातें सुनने को मिली थी, लेकिन मैंने फिर भी ये सब बोल दिया। शायद मेरे अंदर का कोई हिस्सा सच में उस पर भरोसा करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे वो बातें बता दी जो उसे जानने की जरूरत नहीं थी और अब मुझे इस पर पछतावा हो रहा था। अगली बार मैं और सतर्क रहूंगा। इसलिए बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी मैंने ले ली थी और इस परिस्थिति में हिनाता की मदद मेरे लिए बहुत काम की थी। फेस्टिवल के दौरान बच्चों को हिनाता बहुत पसंद आई थी और मुझे कोई परेशानी नहीं थी कि वो ये काम संभाल ले। लेकिन हिनाता टीचर बन जाए, शायद मुझे भी क्लास में शामिल होना चाहिए। तो मैं बच्चों के साथ जाकर बैठ गया और हिनाता ने मुझ पर ठंडी नजर डाली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तुम यहाँ बाधा डाल रहे हो, बाहर जाओ। अच्छा, ठीक है। और इस तरह मुझे बिना किसी इज्जत के स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। बड़ी शर्म की बात थी। इस सब के बीच फेस्टिवल खत्म हुए एक हफ्ता हो चुका था। अब सड़कों पर माहौल थोड़ा शांत था और शहरवासियों के पास थोड़ा फुर्सत का समय आ गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना अब डंजन का टेस्ट लॉन्च किया जाए, क्योंकि इसकी फाइन ट्यूनिंग हम पूरी कर चुके थे। कई एडवेंचरर्स इसको एक्सप्लोर करने को लेकर बहुत उत्साहित थे। हमें पहले ही इसके लिए ढेर सारे रिक्वेस्ट मिल चुके थे और मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता था। ये मेरे लिए पहले से भी ज्यादा बिजी वक्त की शुरुआत थी, लेकिन पहले दिन ही जब हमारे डंजन का सॉफ्ट ओपनिंग शुरू हुई, कुछ गड़बड़ हो गई। बस कुछ ही घंटों में सब कुछ साफ हो गया। ऐसा लग रहा था कि चैलेंजर्स हमारे डंजन को टैकल करने में मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा कमजोर निकले। ये मैंने पहले ही अंदाजा लगाया था जब हमने डंजन को फाउंडर्स फेस्टिवल में दिखाया था, इसलिए मैंने इसकी मुश्किलें पहले ही कम कर दी थी। लेकिन हर कोई पहले ही फ्लोर में इतना वक्त बर्बाद कर रहा था कि मुझे लगने लगा कुछ जल्दी करने की जरूरत है। पहले फ्लोर में कोई ट्रैप्स नहीं थे। जो भी मॉन्स्टर्स वहां दिख रहे थे वो ज्यादा से ज्यादा एफ रैंक के थे, पूरी तरह कमजोर और बिना किसी खास लड़ाई के स्किल्स वाले, जिन्हें कोई भी औसत गांव वाला भी हरा सकता था। मैंने इसे इस तरह डिजाइन किया था ताकि लोग लैब्रिंथ के माहौल में ढल सके। इसमें बस खजाने के चेस्ट्स और उनकी रखवाली करने वाले मॉन्स्टर्स थे। रामिरीज ने जो ट्रैप्स लगाई थी वो मैंने पहले ही हटा दी थी। तो अगर आपको अगले फ्लोर पर जाना था
तो आपको खुद नक्शा बनाना पड़ता। लेकिन फिर भी मैंने सोचा था कि कोई भी टीम पहले फ्लोर को एक दिन में आराम से पार कर लेगी, चाहे वो कितने भी धीमे क्यों ना हो। लेकिन 3 दिन बीत गए और अब तक कोई भी टीम दूसरे फ्लोर तक नहीं पहुंच पाई। पेसेंस टीम भी हार मान गई क्योंकि वो पहले फ्लोर में ही बुरी तरह से रास्ता भटक गए थे। उन्होंने पहले ही देख लिया था कि लैबिरिंथ कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की। ये सब देखकर वाकई निराशा हुई। और अगर देखा जाए तो बासन्स टीम बाकी से थोड़ी बेहतर थी। कई टीम्स तो मेरे डी रैंक वाले रूम गार्डियन से ही पारी जा रही थी, बल्कि बहुत सारी। असल में हर किसी की गलती यही थी कि वो खजाने से इतने ज्यादा ललचाए हुए थे कि उन्होंने गार्डियन क्रीचर्स पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो शर्त लगा सकता हूँ कि वहाँ के स्केलेटल आर्चर्स भी हैरान रह गए होंगे। हर एडवेंचरर खजाने की तरफ दौड़ रहा था और वो उनके पीछे से बार बार तीर मार रहे थे। ये तो पूरी तरह से बेसिक स्किल्स की कमी थी, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं। फिर भी कम से कम उन बेवकूफ़ों ने ग्रुप में काम किया, क्योंकि जब आपको लगता है कि आपने सबसे बड़े मूर्ख से सामना कर लिया है, तभी कोई और आ जाता है जो साबित कर देता है कि मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। हाँ, कुछ तो अकेले ही पूरे डंजन को टैकल करने की कोशिश कर रहे थे। ये लापरवाही से भी आगे की बात है। ये तो पूरी तरह से निराशाजनक है। पहले फ्लोर पर आपको ज्यादा मॉन्स्टर्स नहीं मिलते थे। जैसा मैंने कहा, वहाँ के रैंडम एनकाउंटर्स सिर्फ एफ रैंक के मॉन्स्टर्स तक ही सीमित थे। लेकिन अगर एफ रैंक्ड मॉन्स्टर्स का एक बड़ा झुंड हो तो शायद वो भी खतरा बन सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ये सच में ऐसा था या नहीं, लेकिन उनके लिए तो ये बड़ा खतरा ही था। सच में अगर कोई इस डंजन को अकेले टैकल कर रहा था तो आराम करने के लिए जगह ढूंढना भी अपने आप में एक चुनौती थी। कोई उनकी रखवाली करने वाला नहीं था और उन्हें नींद लेने का भी मौका नहीं मिलता। एफ रैंक के मॉन्स्टर्स पूरी तरह से बेकार नहीं थे। उनमें से कुछ सोते हुए इंसानों पर हमला करने में बिल्कुल भी शर्माते नहीं थे। मतलब अगर आपने गार्ड छोड़ा तो मौत तय थी। मुझे लगा शायद इन सोलो एडवेंचरर्स ने इसके लिए कोई जबरदस्त योजना बनाई होगी, लेकिन नहीं, उन्होंने इस बारे में जरा भी नहीं सोचा था। नतीजा, सब खाली हाथ डंजन से बाहर कर दिए गए। इस रफ्तार से ये लोग कभी भी गहरे लेवल तक नहीं पहुंच पाते। फ्लोर 2 पर ज्यादा रैंडम एनकाउंटर्स थे और वहां ई रैंक के मॉन्स्टर्स थे, और अगर आप फ्लोर 5 तक पहुंचते तो शायद डी रैंक के मॉन्स्टर्स भी मिलते। अगर ये लोग पहली फ्लोर पर ही फंस रहे हैं तो डी रैंक के मॉन्स्टर्स इन्हें एक ही झटके में चीर फाड़ देते। सबसे अजीब और गरीब केस उन लोगों के थे जो सबसे बेवकूफाना वजह से छोड़कर भाग गए। उनके पास खाना नहीं था और वो भूखे मरने लगे। हर 10th फ्लोर पर सेफ पॉइंट्स और हर 5वें फ्लोर पर एक सेफ जोन था जहां कोई मॉन्स्टर्स नहीं थे और पीने का पानी भी था। हमने सबको पहले ही चेतावनी दी थी कि खाने का पर्याप्त स्टॉक लेकर आएं, लेकिन नहीं। बाकी एडवेंचरर्स ने शायद बेसन की तैयारी देखी होगी और उसी को सही मान लिया, लेकिन साफ था कि वो पर्याप्त नहीं था। एडवेंचरर्स आमतौर पर घमंडी होते हैं और उन्हें निर्देश सुनने में ज्यादा मजा नहीं आता। उनमें से कई ने तो राशन तक नहीं लाया था। शायद उन्हें यह सोचकर सुरक्षा महसूस हो रही थी कि वो रेजरेक्ट हो सकते हैं, या फिर उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर आंका। मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, जब वो बाहर का रास्ता नहीं ढूंढ पाए और भूख से बेहाल हो गए तो यही होना था। मतलब ये तो होना ही था। और हाँ, मैं समझता हूँ लोग खजाने के चेस्ट से जितना ज्यादा सामान ले जा सकें उतना ले जाना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं वाकई चाहता कि कोई इस लैबिरिंथ में मरे तो 100 साल में भी इसे कोई कॉन्कर नहीं कर पाता। हालांकि जो पहली लहर के ग्राहक आए थे उनमें से ज्यादातर सिर्फ टूटे फूटे बॉडीगार्ड्स और पैसे के भूखे भाड़े के सैनिक थे, जिनके पास ज्यादा एक्सप्लोरेशन का अनुभव नहीं था। अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं थी, मैंने सोचा। 3 दिन तक सब कुछ देखकर लगा कि बस यही होना था, लेकिन अंत में एक भी टीम फ्लोर 5 के सेफ जोन तक नहीं पहुंच पाई। ये देखना मेरे लिए भी मुश्किल हो गया था। कम से कम एडमिशन फीस से तो हमने पैसा कमा ही लिया, तो हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो एडवेंचरर्स का उत्साह खत्म हो जाएगा और हमारा दोबारा आने वाले ग्राहकों से कमाई करने का मौका भी खत्म हो जाएगा। मुझे लगा कि अब हमें सब कुछ शुरुआत से फिर से सोचना पड़ेगा। ये सब उम्मीद से बहुत ज्यादा खराब निकला। मेरा बस चलता तो सिर पकड़कर बैठ जाता। तो मैंने एक इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसमें शामिल थे वेल्डोरा, रामिरेस, मसायुकी ऑब्जर्वर के तौर पर और मैं।
साथ ही मैंने म्योलमाइल को भी बुलाया क्योंकि वो डंजन के पीछे का मुख्य व्यापारी था। सबके आ जाने के बाद मैंने सबसे पहले बात की। तो हमें लैबिरिंथ खोले हुए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है ये कहना सुरक्षित होगा कि नतीजे उम्मीद से भी ज्यादा खराब हैं। अगर हमें ये फन बनाना है, मेरा मतलब है अगर हमें अपने यूजर्स को बार बार लैबिरिंथ में वापस लाना है, तो हमें उन्हें थोड़ी गाइडेंस देनी होगी। जिस तरह चीजें चल रही थी, मुझे नहीं लगा कि कोई भी फ्लोर 10 तक पहुंच पाएगा। मेरे इस प्रोजेक्ट के सारे प्लान्स अभी अदर में लटके थे। नतीजा, हमें अपने यूजर्स को कम से कम थोड़ा स्ट्रेटेजिक हेल्प देनी होगी, वरना कुछ भी सही नहीं होगा। बिल्कुल, रिमुरु सही कह रहा है। इस हालत में तो मुझे किसी के भी यहाँ तक पहुँचने के लिए अंत समय तक इंतजार करना पड़ेगा। वेल्डोरा ने अपनी राय दी। सही कहा, और मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी फ्लोर 50 के नीचे की सारी मास्टरपीस देख पाएं। लोगों को थोड़े हिंट्स मिलने चाहिए। रमीरस ने भी सहमति जताई। वेल्डोरा और रमीरस मेरी बात से पूरी तरह सहमत थे। वहीं मासायुकी थोड़ा सोच रहा था, या शायद सिर्फ खड़ा था, कंफ्यूज लग रहा था। शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने उसे यहाँ क्यों बुलाया। चूंकि बुलावा अचानक आया था, मैं उसे दोष नहीं दे सकता, लेकिन जल्द ही वो भी इस चर्चा का हिस्सा बन जाएगा, मुझे यकीन था। फिर मैंने उसकी ओर से नजरें हटाईं और म्योलमाइल की तरफ देखा, जो हीरो मासायुकी से मिलने के लिए काफी उत्साहित लग रहा था। शायद यही वजह थी कि जैसे ही उसने मेरी नजरें देखी, वो इतनी जल्दी अपनी राय देने के लिए तैयार हो गया। क्या मैं अपनी राय पेश कर सकता हूँ? म्योलमाइल ने पूछा। कुछ भी कहो, मैंने कहा। जो भी खराबी हो, खुलकर बताओ, उसने सिर हिलाया। आपने हिंट्स देने की बात की थी, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसे थोड़ा धीरे धीरे लागू करना चाहिए। अभी सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं और अब तक हमारे सभी चैलेंजर्स निचले रैंक के ही रहे हैं। हमने फ्री गिल्ड से कहा है कि वे हमारे लिए ज्यादा अनुभवी एडवेंचरर्स को बुलाएं, तो मुझे लगता है कि अब हमें सी रैंक और उससे ऊपर के लोग देखने को मिलेंगे। तुम्हें लगता है ये काम करेगा? मैंने पूछा। हाँ, मुझे लगता है। कभी कभी सर यूकी की मंशा समझना मुश्किल होता है, लेकिन वो हमेशा अपनी बात पर खरे उतरते हैं। वो हमारी तरफ से फ्री गिल्ड की सभी शाखाओं में मैजिकल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके प्रचार कर रहे हैं। हाँ, ये गिल्ड के लिए भी फायदेमंद होगा। और कुछ? हाँ, मैंने दूसरे व्यापारियों के साथ अपने निजी कनेक्शन का भी इस्तेमाल किया है। हम ज्यादा टैलेंटेड बॉडीगार्ड्स और उनके जान पहचान वालों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे जो फीडबैक मिला है उसके अनुसार अब तक प्रतिक्रिया काफी अच्छी रही है। खबरें फैलाना और उनके नतीजों का अंदाजा लगाना दोनों ही अहम थे। मैंने टीम कुरायामी के लीडर सोका को म्योलमिले के साथ काम करने को कहा था, ताकि वे इन कामों में उनकी मदद कर सकें। इन दोनों ने मिलकर लैबिरिंथ की प्रेजेंटेशन संभाली थी। म्योलमाइले लोगों से डील करने में हमेशा माहिर था और दोनों ने जल्दी ही आपस में सामंजस्य बना लिया। यह देखकर खुशी हुई कि इसमें कोई भेदभाव नहीं था। सोका की टीम अब म्योलमाइल के निर्देशों का पालन कर रही थी और वास्तव में सोई भी। अभी सोई ड्यूक म्यूजे और उनके आसपास के लोगों की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे, लेकिन जब वह खाली होते तो उन्हें मेरे राष्ट्र का प्रचार करने में मदद करनी थी। अब डंजन की खबरें छोटे छोटे गांवों तक भी पहुंचने लगी थीं, जो इतने छोटे थे कि वहां फ्री गिल्ड की शाखा भी नहीं थी। तो तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम कुछ ज्यादा टैलेंटेड चैलेंजर्स का इंतजार करें तो यह देर हो जाएगी? बिल्कुल, हमने अभी शुरुआत ही की है। मेरी निजी राय में हमें तुरंत नतीजों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बेहतर होगा कि हम धैर्य रखें और अपने लंबे समय के लक्ष्यों पर ध्यान दें। और एक बार जब दुनिया भर के कुलीन वर्ग हमें निवेश करना शुरू करेंगे, तो हमें जल्द ही बी रैंक और उससे ऊपर के चैलेंजर्स भी मिलेंगे। म्योलमाइल काफी जोश में लग रहा था। मासायुकी ने उसकी बातों की सराहना करते हुए सिर हिलाया, जिससे म्योलमाइल के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो शायद हीरो के सामने अपनी क्षमता दिखाने के लिए बेसब्र था, लेकिन उसकी बात में दम था। शायद वेल्डोरा और रामिरीज की शिकायतों ने मुझे बेवजह की हड़बड़ी महसूस कराई थी। एक टीम के तौर पर वे बी रैंक के करीब थे। उनकी मौजूदा इक्विपमेंट को देखते हुए हर सदस्य व्यक्तिगत रूप से सी या सी प्लस रैंक का होगा, जो ज्यादा खास नहीं है। लेकिन जब हमें ऐसे पार्टी मेंबर्स मिलेंगे जो अकेले ही बी रैंक या उससे ऊपर के होंगे, तो मुझे लगता है कि उन्हें बिना ज्यादा हिंट्स के भी लैबिरिंथ का काम समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम के सीजन 4 एपिसोड 3 की झलक। दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 11 लाइक्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।